हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम सभी ने जाना कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। और उन प्रॉपर्टीज को पढ़ते वक्त हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जिसके अंदर हमने ये देखा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन जो हो रहा है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। उस मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करें? उस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स ने दिया है एक लॉ, पर ये लॉ सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब चार्जेस बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। तो जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख रहे हो कि सबसे पहले लिखा हुआ है बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस तो हैं, पर वो कैसे हैं? स्टेशनरी हैं। तो इसमें हमने माने एक चार्ज माना है Q1 और दूसरा चार्ज माना है Q2, जिसके दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R है। अब हमें निकालनी है फोर्स। दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तो पहली चीज जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट मल्टीपल में है जो उनका मैग्नीट्यूड है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके पास आ रहा है 1/r²। तो दो स्टेटमेंट उन्होंने बोली, इन दोनों स्टेटमेंट को यदि हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक आती है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। हम सभी को यह पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, और यहां पर हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं K, जो कि हमारे पास आ गया है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। यहां पर हमने K को एज ए कांस्टेंट यूज किया है। इस K की वैल्यू बात की जाए, इस K की वैल्यू की बात है 1/4πε0 9 × 10⁹9। यहां पर इन्होंने यूनिट भी लिखी हुई है। आइए बच्चों पहले वो यूनिट भी निकाल लेते हैं। यदि मुझे K की यूनिट निकालनी है तो F × r² कर सकता हूं, Q1 × Q2 लिख दूंगा, और इज इक्वल्स टू मेरे पास K आ जाएगा। ये मेरे पास न्यूटन रहेगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कुलाम × कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा K। तो कभी भी यदि आपको इसकी यूनिट की बात करोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है भाई। तो पहली चीज हम बात करते हैं K हमारे पास क्या है। K को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K की जो वैल्यू है ये डिपेंड, देखो K की वैल्यू क्या है 1/4π, एंड एक चीज और है यहाँ पर विच इज ε0। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी किस चीज की? यदि आपके पास वो चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हुए हैं तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर बोल सकते हो। तो यहां पर आपके पास ε0 करके दिया हुआ है, और K की वैल्यू जो हमारे पास है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब एक चार्ज हमारे पास ये वाला है, दूसरा चार्ज हमारे पास ये वाला है, और इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है? सपोज यहां पर एयर है तो एयर है। यदि आपने इन दोनों चार्जेस को उठाकर पानी में डाल दिया है तो यहां पे बीच में वाटर हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है बच्चों किसके साथ? इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। K की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। यहां पर आपने एक वर्ड यूज कर रखा है ε0, विच इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपने ये भी सोचा होगा कि जब कूलम्ब्स इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे थे तो कैसे ड्राइव किया। तो हमारे पास एक टॉर्शन बैलेंस करके इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि एक फोर्स मेजरिंग डिवाइस है, कितनी फोर्स लग रही थी। और मैंने आपको इस पॉइंट को बताया ही, कूलम्ब्स इज वैल्यू ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। भाई एक क्वेश्चन हमारे पास ये जेईई मेंस के अंदर भी आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है, और आपके पास कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, सीबीएसई में मिला हुआ है। तो ε0 के हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो भाई हमें ये पता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 तो है, ये Q1 Q2/r² है। यहां पर ये ऊपर ले आइए तो ε0 ऊपर आ गया, Q1 Q2/4πf × r² आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई। तो Q1 Q2 अपॉन में F × r² आ गया। ठीक है भाई, ये चीज हमारी है। यदि मैं Q की बात करूं तो बच्चों Q हमारे पास Q इज इक्वल्स टू I × T होता है। I हमारे पास एम्पेयर में रहता है, और ये हमारे कैपिटल T है। तो Q की यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास Q A × T आ जाएगा। ठीक है।
ये मेरे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी बात करोगे तो a इंटू टी, इसकी बात करोगे तो a इंटू टी। 4 पाई तो कांस्टेंट है, फोर्स की क्या आएगी mlt माइनस 2, और ये हमारा आ जाएगा एल स्क्वायर। ये हमारे पास चीज बच्चों आ गई है। यदि आप इसकी डायमेंशन निकालना चाहोगे तो ये सब तो ऊपर है, ये सब ऊपर चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू m माइनस 1 l माइनस, देखो l और ये l स्क्वायर, l क्यूब तो माइनस 3 आ गया। ये आपका t और t स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर 4 आ जाएगा, और हमारे पास a ऑलरेडी ऊपर है तो a स्क्वायर आ गया। तो आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, यदि आप इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट भी निकाल सकते हो। ये कुलाम है, ये कुलाम है, कुलाम स्क्वायर हो गया। ये 4 पाई तो कांस्टेंट से बाहर निकाल लो, f हमारे पास न्यूटन हो गया, ये हमारा मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब जो आपने यहाँ निकाली थी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। मतलब हाँ, इसकी तो यूनिट तो दे रखी थी हमको, k की यूनिट हमारे पास इसकी रेसिप्रोकल होगी। जैसे c स्क्वायर है, यहाँ नीचे रहेगा, n माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो 1 में हो जाएगा, ये माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो 2 में हो जाएगा। तो मतलब k और एप्सिलॉन नॉट की आपसे डायमेंशन और यूनिट भी पूछी जा सकती है। तो ये हमारा बच्चों बेसिक डेफिनेशन रही, और ये हमारा रहा लॉ। इस लॉ में क्या सीखा हमने, एक हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। k की वैल्यू हमारे पास निश्चित है 9 × 10 की पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट एक चीज और होती है जिसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। तो अभी तक हम ये मान रहे थे, जो हमने फॉर्मूला देखा है बच्चों, ये फॉर्मूला देखा है किस चीज के लिए, फ्री स्पेस के लिए। और हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? भाई एक पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दूसरे पार्टिकल के ऊपर, तो क्या ये फोर्स ट्रेवल करती हुई वहां तक जा पा रही है? नहीं। ट्रेवल करने का मतलब क्या है सर यहाँ पर? भाई एक ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है, बीच में एयर थी तो उसने अपने थ्रू जाने दी फोर्स, लेकिन बीच में यदि पानी होता, दलदल होता, तो देखो ये फोर्स लगा तो रहा है लेकिन वो मूवमेंट नहीं करेगा, उसको वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं रहेगी। तो परमिटिविटी क्या करती है, उस मीडियम की क्वालिटी है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम that determines the electric force between the two charges situated in that medium। तो उस मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो फोर्स एक्सर्ट होगी भी या नहीं, कितनी होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, इसको डिफाइन कैसे करें। पहली चीज तो बच्चों हमने ये चीज तो डिफाइन की हुई है, कब? जब हमारे पास दो चार्जेस किसमें है, फ्री स्पेस में है। ये तो मुझे पता है, चलो ये हमारे पास एयर है या फिर वैक्यूम है, तो ये वाली चीज तो मुझे पता है। लेकिन यदि दोनों चार्जेस, हमने क्या एज्यूम क्या है, दो चार्जेस लिए हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है और उसका फॉर्मूला ये आ रहा है, कब? लेकिन जब वो वैक्यूम में है तो। लेकिन बच्चों यही दो चार्जेस हमारे पास किसी और मीडियम में रख दिए जाएं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था, एक मैंने लिक्विड लूं, इस लिक्विड को मैं डाल दूं इसके अंदर, और यहां पर एक चार्ज हो, ये चार्ज एक यहां हो गया और एक चार्ज ये यहां पर हो गया, तो ये हमारे पास Q1 है और ये पास मेरे पास Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। लेकिन बच्चों इस बार इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो r तो है, लेकिन मीडियम एयर नहीं है, वैक्यूम नहीं है मीडियम। तो क्या करें भाई? तो हमारे पास जो आ रहा है वो क्या रहेगा, हम इसे लिखेंगे फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन नॉट बोल रहे थे वो सिर्फ शो होता है, वो यूज होता है सिर्फ कहां पर, जब एयर या वैक्यूम हो। लेकिन किसी और मीडियम में हो, एयर और वैक्यूम के अलावा वाटर हो, ऑयल हो, कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है, उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन शोज फॉर द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी को डिफाइन करेगा। तो एक इक्वेशन बच्चों हमारे पास आ गई है ये वाली, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है ये वाली। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, दोनों को डिवाइड करते हैं भाई। देखिए एफ वैक्यूम कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। एफ मीडियम जो हमारे पास आएगी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। बच्चों जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो ये इधर इधर चला गया, कट गया, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के रेशियो को हमने डिनोट कर रखा है के से और एप्सिलॉन आर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, के और ई आर।
दोनों से डिनोट कर सकते हैं। जब आप लिखोगे तो दोनों चीज लिखना, जब आप नोट कर रहे होगे तो इसे नोट्स में सब कुछ लिखना, केस 1 डालना, केस 2 डालना और ये चीज डिवाइड करके लिखना। बच्चों इसकी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाली चीज। और इसके लिए जनरली हम वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी और क्या चीज है, तो हमारे पास देखो, यदि मैं फोर्स की टर्म्स में यूज करना चाहता हूं तो ये बात आएगा मेरे पास, फोर्स वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम विच इक्वल्स टू के। और यदि आपको के पता है तो आप क्या कर सकते हो, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन सॉरी, या आप के से इधर डिवाइड कर दो, इज इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम आ जाएगा। फोर्स इन वैक्यूम बाय के इज इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को, ये चीज हमारे पास आ गया। क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करने के लिए क्या बोला जाएगा भाई, डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस ले लो, उन चार्जेस के बीच में फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस इन द गिवन मीडियम। तो यही हमारे पास आ गया है ना, के हमने अभी जो यही लिखा था, के इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये हमारे पास आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है इस चीज का, ठीक है भाई। और यदि मैं बात करूं, एक हमारे पास एक चीज और है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में, या फिर हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ई आर। डिफाइन कैसे किया जाएगा बच्चों, ई अपॉन ई नॉट। तो क्या बोले, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन फ्री स्पेस। तो यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम और यहां परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात की जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास इस चैप्टर से, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और आप देखेंगे भी 2023 और 25 में भी हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है कुलाम्स लॉ का, जिसमें उसने कहा है कि स्टेट द कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड राइट इट इन वेक्टर फॉर्म ऑफ टू चार्जेस। अच्छा, इसको समझने के लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसका रीजन ये है कि बच्चे क्लास 11th में जो वेक्टर पढ़ा था ना, वो भूल जाते हैं। तो मैं पहले आपको वो थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं जल्दी से, उसके बाद हम पढ़ेंगे। बच्चों जैसे मुझे यहां से यहां तक जाना है, ठीक है, और एक पॉइंट मेरे पास है ये वाला, मैं यहां से बात कर रहा हूं ओरिजिन की, तो ए पॉइंट मेरा यहां पर है और एक बी पॉइंट मेरा यहां पर है। तो ओ से लेके ए तक जाने के लिए मुझे एक चाहिए होगा पोजीशन वेक्टर, जो मैंने R1 मान लिया है। पोजीशन वेक्टर का मतलब जो कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन बताए। तो ये हमारा ए हो गया। सिमिलरली बी की मुझे पोजीशन चाहिए होगी तो वो मेरे को दे रहेगा R2 वेक्टर, इस तरीके से दिया गया होगा। अच्छा, अब चीज क्या है, एक हमारे पास आता था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप बी से ए जा रहे हो या फिर ए से बी जा रहे हो। तो ये हो गया मेरा R1, ये मेरा होता था R2। सपोज मैं मान लेता हूं ए से जा रहा हूं मैं बी की तरफ, इस तरफ। ये बात समझ में आ गई मुझे। दोनों की पहले मुझे पोजीशन वेक्टर बताने हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मैं कहां से कहां जा रहा हूं। इस चीज को जानने के लिए बच्चों हमारे पास एक आया था अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है भाई, ये बोलता है जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं उन दोनों को सम कर दो और तीसरे वाला इक्वल्स टू में आ जाएगा। जैसे ये दो डायरेक्शन है, ऐसे घूम रहे हैं ये, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ गया है ओ बी वेक्टर, ये आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर यदि मुझे निकालना है तो ये ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज यदि आप करते और यहां से आप, ये हमारे हो गए दो वेक्टर, ये मेरा हो गया है R1 वेक्टर, ये मेरा हो गया है R2 वेक्टर, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और मैं अब जा रहा हूं B से लेके A की तरफ। तो ये मेरा B और ये मेरा A। बच्चों दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है ना क्लॉकवाइज, ये दोनों सेम, ये अपोजिट। तो मैं क्या लिखूंगा, O B वेक्टर प्लस B A वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर मेरे पास आ जाएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर।
बच्चे इसे याद भी करके रखते हैं कि जब कभी बी ए निकालना हो तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना, और ए बी निकालना हो तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना। तो बी वाला मतलब ओ बी और पहले वाले का ओ ए। इस चीज का यूज हमने किया। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें यह बताया गया कि बच्चों दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मेरा यहां रखा हुआ है विच इज चार्ज Q1। अब चार्ज यहां है तो उसकी पोजीशन ही बतानी पड़ेगी, तो पोजीशन मैंने बताई R1 वेक्टर। दूसरे वाले की पोजीशन मैंने बताई, ये चार्ज Q2 था, इसकी पोजीशन बताई R2 वेक्टर। तो मुझे यहां पर चार्ज Q1 और Q2 की पोजीशन पता चल गई। ठीक है, तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, यहां से लिखना है, पेपर में आएगा ना, यहां से लिखना है, ऊपर वाली आपकी बेसिक्स थे। R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स फॉर चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। तो Q1 और Q2 चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर R1 और R2 थे। ये चीज आ गई। ठीक है, मुझे निकालनी है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। भाई 1 पर 2 फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ। तो मैं इसे लिखूंगा कैसे, इंग्लिश में तो ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। लेकिन सर इतना बड़ा बड़ा थोड़ा लिखेंगे बार बार हम, तो इसे ऐसे लिख देते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। एरो मतलब वेक्टर फॉर्म हो चुका है। अब वेक्टर फॉर्म के लिए सर हमें दो चीज चाहिए होती है। क्या क्या सर, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए हमें डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, k। कौन कौन से चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, 1 वाला और 2 वाला, तो Q1 और Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहा बच्चों ये वाला। डिस्टेंस ये वाला कैसे निकालें, अच्छा सुनो, मुझे दो चीज चाहिए, मेरी बात सुनना ध्यान से। चाहे यहां से यहां तक जाओ, ये इधर का डायरेक्शन देखो, चाहे इधर का, ये डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। दिस डिस्टेंस इज r, है ना, यही तो रहेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r रहेगा। r का स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, अब डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है हमें, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कहां से है, 2 से लेके 1 तक, 2 से लेके ऐसे, ये है डायरेक्शन, 2 से लेके 1 तक की डायरेक्शन में। अब देखो, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, ठीक है, और ये 2 से 1 तक। तो क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर में क्या लिखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना इसे। जब O से A जा रहे थे तो मैं OA लिख रहा था, जब A से B जा रहा था तो मैं AB वेक्टर लिख रहा था, और जब B से A आ रहा था तो BA लिख रहा था। तो मतलब कि जब मैं Q2 से 1 जा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, R2 से 1 की तरफ जा रहा हूं, तो ये वेक्टर क्या होगा, R21। बात समझ में आई, R21। तो मैं क्या लिखूं, डायरेक्शन क्या है, ये रिपेल कहां कर रहा है, इस तरफ, तो क्या लिखूंगा, R21 का यूनिट वेक्टर। सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है, ये और ये उल्टा होता है। यदि यहां 1 2 होगा तो यहां पे 2 1 होगा। याद करने के लिए मैं आपसे कह नहीं रहा हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए वाली चीज को। ठीक है अच्छा सर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बच्चों होता है, पहले तो मुझे बताना पड़ेगा R21 क्या होगा। R21 कितना होगा सर, ऊपर तो सीखा था हमने, जब कभी भी BA निकालना हो तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, AB निकालना हो तो बाद में से पहले वाला। सिमिलरली R21 निकालना है तो बाद वाले में से, बाद वाला क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और यदि R21 की जगह 1 2 निकालना हो तो सर क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो ये सेम है ना। R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R12 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, विच इज R। भाई चाहे यहां से यहां जाओ, चाहे यहां से यहां जाओ, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। मेरे यहां से यहां तक जाने के लिए और यहां से वापस आने में भाई डायरेक्शन तो बदली है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, जो डिस्टेंस ये वाला था। तो R12 और R21 बोथ आर सेम, विच इज R, इसलिए मैंने यहाँ पे R लिख दिया था।
बात समझ में आई? अदरवाइज यहां पे क्या लिख सकते थे आप, R21 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर क्या होता था? ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता था। तो भाई F12 निकालना चाह रहे हो, क्या लिखोगे? के Q1 Q2 अपॉन R कितना है बताया तो सही, R ये तीनों बराबर है, तो मैं लिखूंगा R21 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे लिखूं सर? वेक्टर अपॉन मॉडुलस, इसका वेक्टर बताओ R21 का कितना है? R21 हमारे पास है R1 वेक्टर माइनस R2। सर उसका इसका एम्पलीट्यूड भी चाहिए होता है, ठीक है, R1 वेक्टर माइनस R2 मैग्नीट्यूड। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ F12। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। उल्टा कर दिया जाए तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। अब बताना बेटा, टू चार्ज, इस पर फोर्स ड्यू टू दिस, तो ये वाला इसे क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, इस तरफ कर रहा होगा, तो क्या लूंगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। यहां पर क्या था? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो यहां पर क्या लिखूं बच्चों? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये आ गया क्या? के Q1 Q2 अपॉन, बच्चों डायरेक्शन बताइए अब। इस बार Q1 से लेके 2 की तरफ जा रहा है, ऐसे 1 से 2 तक, ये वाला 1 से लेके 2 तक, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर कहां से लिखते हैं? जहां से शुरू होता है और जहां की तरफ जाता है, तो 1 से शुरू हो रही है और 2 की तरफ जा रही है, इसलिए तो इसे क्या लिखूंगा बताइए? 1 से शुरू हो रही है और 2 की तरफ जा रही है, वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखोगे तो कितना आ जाएगा? के Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इनटू, इसका यूनिट वेक्टर कितना रहेगा बच्चों हमारे पास बताइए? R12 कैसे निकालें? ये रहा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 के मॉडुलस का स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ मॉडुलस आएगा। ठीक है भाई, दिस इज F21। देखो ये बिल्कुल सेम है, मतलब ये वाला और ये वाला बिल्कुल फोर्स सेम है। यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लो ना बच्चों, तो सेम आ जाएगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम? R21 का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। जब ये दोनों एक दूसरे के माइनस के बराबर हैं तो फोर्स भी बराबर आ गई। F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। तो यहां से एक चीज और प्रूव होती है कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो दोनों फोर्सेस बराबर आती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी वैलिड है, ठीक है। और दूसरी चीज सेंट्रल फोर्सेस है हमारे पास। सेंट्रल फोर्स का मतलब यदि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा होगा तो उसी लाइन में करेगा, और वो भी दूसरे को रिपेल करेगा तो उसी लाइन में करेगा। और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एक आया हुआ है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल 2023 सीबीएसई के अंदर। क्या बोला है भाई इन्होंने बोला है दो चार्जेस है, एक ए और एक बी चार्ज, जिन दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है। चलिए साथ साथ में हम इसका डायग्राम भी बनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कहा है, पोजीशन देखें भाई, इसकी पोजीशन कहां पर है। पहला जो क्यू चार्ज है बच्चों ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो ये रहा हमारा ओरिजिन 0,0 और क्यू चार्ज रखा हुआ है। दूसरा हमारे पास चार्ज जो है वो रखा हुआ है ए पर, जो कि 2Q चार्ज है। यहां से बात करोगे तो 2Q चार्ज है ए पर, ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको हम नाम दे देते हैं बी, ऐसा। So let I and J be the unit vectors along the x-axis and y-axis. So find the force exerted by A on B. तो force exerted by A on B मतलब ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है वो मुझे कैलकुलेट करके देखना है। ये चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगाएगा। देखो वेक्टर फॉर्म में चाहिए इन टर्म्स ऑफ I and J। आप बहुत इजीली काम कर सकते थे, जैसे ये हमारे पास ए है तो एक काम तो आप कर पाओगे,
ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, √2a आ गया। लेंथ तो बड़े प्यार से निकाल लोगे आप, ठीक है। यदि आप चाहो भी, अब देखो मैं वेक्टर फॉर्म में ही बताता हूं आपको मैं, तो क्या निकालना है बच्चों आपको, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो क्या बोलोगे सर, के क्यू ए लो, क्यू बी लो, अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। डायरेक्शन क्या रहेगी, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ, ऊपर की तरफ धक्का मार रहा होगा, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की डायरेक्शन ये रहेगी। ओके, तो ये हमारे दोनों चार्जेस रहे, इन दोनों में कहां से, ए टू बी, तो डायरेक्शन क्या लेते हैं, ए टू बी डायरेक्शन लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि भाई वेक्टर का तो कुछ मतलब नहीं होता, और ए से लेके बी तक जाने वाले के लिए एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है भाई। सॉरी, ए बी निकाल लेते हैं हम पहले, ए बी निकाल लेते हैं, क्या आएगा। ए बी निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हम बताइए। ए बी निकालने के लिए बी माइनस ए करना होगा, इसे कोऑर्डिनेट बताते हैं भाई। ए वेक्टर तो हमारा 0 आई कैप 0 जे कैप है, बी वेक्टर की बात करोगे तो हमारा कितना है, ए आई कैप ए जे कैप, ठीक है, एक्स कोमा वाई। तो क्या करोगे, बी माइनस ए, तो बी तो कुछ है नहीं, ए तो कुछ है नहीं, तो ये रह जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ए बी वेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। ए बी वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होगा आपको, कैसे निकाल देते हैं, √a² प्लस a² √2a² √2 इंटू ए आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया। तो क्या लिखोगे आप इसे, के, एक हमारे पास चार्ज q है, दूसरा चार्ज 2q है, और ए बी हमारे पास जो आएगा वो आएगा √2a। ए बी की मैग्नीट्यूड आया, उसका स्क्वायर करोगे आप तो ये आ जाएगा, डॉट ए बी का यूनिट वेक्टर। बच्चों ए बी का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए बी का यूनिट वेक्टर आएगा ए बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर कितना है बच्चों, ए आई कैप प्लस ए जे कैप और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना, √2a। ए कॉमन ले लो, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 बच जाएगा, ठीक है भाई। ओके, तो क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है बच्चों। तो √2, अच्छा पहले सॉल्व करते हैं, के क्यू इंटू क्यू, क्यू² अपॉन ये कितना आएगा, 2a² इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। तो बच्चों 2 से 2 कट गया, कितना बच गया हमारे पास, के क्यू² √2a² आई कैप प्लस जे कैप हमारे पास आ गया है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हमारे पास आ गया। गॉट इट। ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था जो कि आप सीबीएसई 2023 में देखे होंगे या फिर आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आपको पता चलेगा उस चीज का, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं, ये हमारा सीबीएसई क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बुक्स में ये ऐसा लग रहा और प्रदीप में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहां पर सेम चीज दे रखी है आपको, वी हैव टू कैलकुलेट 1 2 एंड 2 1। देखो 1 2 और 2 1 तो हमें पता है, F12 माइनस ऑफ F12, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, अच्छा ये 1 और 2 तो है ये, ठीक है। तो ये हमारा R1 वेक्टर हो गया, ये वाला हमारा हो गया R1 वेक्टर, और ये हमारा हो गया R2 वेक्टर हो गया, ठीक है। ये चीज हमारी हो गई ये बात। चलिए, वी हैव टू कैलकुलेट नाउ फोर्स ऑन 2, पहले फोर्स ऑन 1 निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाली है फोर्स ऑन, ये रहा,
दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये हमारा R1 रहा, ये हमारा R2 रहा, फोर्स ऑन वन, डायरेक्शन क्या है, इधर वाली है ना, तो R कहां से चले हो, 2 से चले हो, कहां की तरफ, 1 की तरफ, ये आ जाएगा। मैंने आपसे बोला ना वेक्टर्स में हमेशा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, काफी बार क्या होता है ना, बच्चों को दिक्कत कहां रहती है, बच्चों को दिक्कत रहती है इसको कैसे रिप्रेजेंट करें हम। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब क्या है, ये हमारे पास आ गया बच्चों F12, तो F12 कैसे रिप्रेजेंट करें, K Q1 Q2 अपॉन, डायरेक्शन रिप्रेजेंट भी करनी है ना आपको, तो ये वाला डिस्टेंस तो देखो हमारा क्या रहेगा, R21, 2 से 1 के अलोंग जा रहे हैं हम, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, डॉट हमें इसका R21, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये चीज मेरे पास रही, तो K हमारे पास कितना रहेगा बच्चों, 9, पहले निकाल लेते, चलिए R21 निकाल लेते, R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R1 बताइए कितना है, I कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। तो i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप, तो भाई i कैप और ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 2i कैप, ये उधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 2k कैप, और ये इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस k कैप। तो R21 वेक्टर आ चुका है आपके पास, ठीक है बच्चों। यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो R21 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 9 विच इज इक्वल टू 3। तो R21 का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, K की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बच्चों Q1 बताइए कितना था, ये था हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और एक था 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है, अपॉन R21 कितना है हमारे पास, विच इज 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमें एक चीज और चाहिए, R21 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप, सॉरी यहाँ पर j कैप रहेगा, ये j कैप रहेगा, माइनस 2j कैप, ठीक है, और माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, और अपॉन में डिवाइड कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड से, तो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों कितना आया हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, एक 3 यहाँ पे, एक 3 से 3 कट गया, कितना बच गया हमारे पास, 5 बचा है, ये माइनस 12 हो रहा है हमारे पास, ये तो 10 किया और माइनस 3 बच गया, ये साथ में रहा मैग्नीट्यूड और साथ में इसके यूनिट वेक्टर, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस आ जाएगा। F12 वेक्टर हमारे पास आ गया है। देख लेना भाई कुछ गलती हो गई हो मुझसे तो आप कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेना, बट कंसेप्ट हमारा यही रहने वाला है, उस पर 100% श्योर है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही है भाई, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्यों कहा जा रहा है भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास 3 साल लगातार आया है, 2024 2025 लगातार नहीं कहेंगे, एक 2011 में भी आया हुआ है। तो भाई कंसेप्ट पर इसका सेम है, तो चाहे आप 24 का करें, चाहे आप 25 का करें, चाहे आप 2011 का करें। तो जब 2024 में भी बच्चों ने किया होगा तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट टाइम तो उन्होंने किया नहीं, 2011 वाला यदि उन्होंने पेपर देखा होगा एक बार तो वो कंसेप्ट उन्हें थोड़ा सा पता होगा। हालांकि ऐसा कुछ चीज नहीं है इसके अंदर, ये कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए था। आपको सिर्फ पता होना चाहिए y इक्वल टू mx,
यहां पे m स्लोप ऑफ लाइन होता है और स्लोप ऑफ लाइन को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास। x का जो कोफिशिएंट है और y का, x का y इज इक्वल टू mx में जो x का कोफिशिएंट रहेगा विच इज द स्लोप। जैसे मैं आपको बताऊं f इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। भाई x एक्सिस पे 1 बाय r स्क्वायर है, तो f इज इक्वल्स टू k q1 q2 1 बाय r स्क्वायर। ये चीज आपके पास है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया स्लोप। y, देखो y एक्सिस पे क्या है फोर्स है और ये हमारा हो गया m एंड दिस इज ऑन द x एक्सिस। तो जब मैं कंपेयर करूं तो y इज इक्वल्स टू mx, x एक्सिस पर ये है तो ये मेरा हो गया स्लोप। सिंपल सी बात है। मतलब तो जो k q1 q2 आपका जो आएगा दैट इज अ स्लोप। तो इन्होंने क्या रखा है कि कूलम्ब फोर्स है, फोर्स और 1 बाय r के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है आपने। q1 q2 हमारे पास दो चार्जेस हैं और q2 q3 हमारे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, ओके, सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ q1 एंड q3। ये हमें दे रखा है। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, फोर्स निकाल के देखते हैं q1 और q2 में। भाई फोर्स की बात की जाएगी, F इज इक्वल्स टू 1 और 3 के 1 और 2 के बीच में 1 2 के निकाल लें। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू k q1 q2 और 1 बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये रहा स्लोप। ओके, स्लोप दिया हुआ है इसका, कितना है 30। तो k q1 q2 की वैल्यू दे रखी है tan 30। ठीक है, यहां में हमारे पास कितना आ जाएगा। और सिमिलरली यदि मैं इन दोनों के बीच में निकालता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा k q2 q3 का स्लोप आ रहा है tan 60। वैसे एक्चुअली 60 रहेगा नहीं, माइनस में रहेगा, क्योंकि आपके पास स्लोप पॉजिटिव एक्सिस तरफ लेते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आता है वो स्लोप होता है। बट ये हमारा क्लॉकवाइज है तो पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे किसी ऑप्शन में नेगेटिव दिया ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे यदि नेगेटिव दिया होता तो मैं यहाँ पे -60 लेता, मतलब माइनस लगा देता यहाँ पर ऐसे करके, पर नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स होगा। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कोई दिमाग में यहाँ पर हो गए भाई, लाइन की जब वो निकालते ना स्लोप, ये वाला एंगल लिया जाता है, ये वाला लाइन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि यदि कभी आपके पास ये वाला एंगल देखना है तो ये 45 डिग्री है, ये वाला एंगल आप देख रहे हो तो -45 डिग्री लिखोगे। तो वो ये कहता है भाई, इसलिए वाली चीज है। ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो। किस किसके बीच में एंगल वो चाहिए, Q1 और Q3 ना, डिवाइड कर दो तो K से K कट जाएगा, Q2 से Q2 कट गया, Q1 बाय Q3 आ चुका है और tan 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 बाय √3 और ये हमारे पास आ जाएगा √3। सो विच इज इक्वल टू 1 बाय 3 आ गया। Q1 बाय Q3 की वैल्यू 1 बाय 3 आ रही है एंड विच इज द ऑप्शन डी। ठीक है ना, सिंपल सी चीज की बात, आपको ये स्लोप वाली टर्म पता होनी चाहिए। जैसे अगले वाले इसमें जो आ रहे हैं हम, उसमें भी स्लोप वाली चीज है ना। जैसे मुझे सेम चीज रखा है, इन दोनों के बीच में स्लोप निकाला जाएगा तो भाई स्लोप tan थीटा कितना आ रहा है, विच इज इक्वल टू tan थीटा, व्हाट इज दैट, k q1 और q2। दूसरे वाले का स्लोप निकालोगे तो स्लोप हमारा कितना आएगा बच्चों, वो भी tan थीटा और स्लोप रहेगा k q2 q3। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास रहने वाली है। अब क्या इसने क्या रखा है, Q इज पॉजिटिव, Q2 है भाई ये Q2 इज पॉजिटिव एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन में Q2 दिया हुआ था इन्होंने, तो Q2 इज पॉजिटिव है और लीस्ट है। तो लीस्ट वाले ऑप्शन में देखो सबसे कम में कौन सा वाला है, दो ही ऑप्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है भाई, तो पहली चीज तो ये दोनों हट गए अपने आप ही, क्यों, Q2 इज लीस्ट। ये भैया ने टाइप करने में वो कर दिया गड़बड़, पर जो पेपर में आया हुआ था वहां पे Q2 ही लिखा हुआ था। ठीक है भाई, चलिए, तो Q2 इज पॉजिटिव एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, तो सबसे छोटा तो ये रे भाई, दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये वाला या फिर ये वाला। अब हमें ये चेक करना है कि बड़ा कौन सा है, Q2 Q1 या Q3। भाई तीन थे, Q1 Q2 Q3।
अब हमें क्या है, स्लोप बता रहा है। स्लोप मतलब बच्चों एंगल, इसका एंगल मुझे ज्यादा दिख रहा है, इसका एंगल मुझे कम दिख रहा है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। कम क्यों रहा होगा? स्लोप डिपेंड्स ऑन के, Q2 एंड Q3। तो Q2 तो दोनों में सेम है, के दोनों में सेम है, मतलब इसका Q1 बड़ा था Q3 से, तो Q1 बड़ा है Q3 से, Q1 बड़ा है Q3 से, तो ये वाला है। इस वाले में तो Q3 बड़ा है ना Q1 से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लोप आपको मेन चीज आ गई ना, स्लोप डिपेंड, स्लोप इज व्हाट, के Q1 Q2। अभी निकाला हमने पीछे वाले में, ये निकाला। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अच्छा 2011 में जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने बनाने के लिए दे दिया था, तो भाई ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस स्लोप पॉजिटिव रहेगा, स्लोप पॉजिटिव रहेगा, तो ये रहा ये फोर्स और ये 1/r²। और इस वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव रहेगा, ये रहा स्लोप। तो ये हमारा हो गया 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और ये 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। इस वाले में यदि आपसे ये भी कह दिया जाता ना कि बताइए इसमें से कौन नेगेटिव है, तो खुद बता देते Q3 इज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स का जो मल्टीपल आ रहा है वो तो नेगेटिव आ रहा है ना, और वो पॉसिबल कब है, जब Q3 हमारा नेगेटिव। ठीक है ना, सेम ग्राफ बन गया आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और स्लोप की बात भी करोगे तो यहां पर 1 और 2 है, ये छोटी वैल्यूज है, और यहाँ 2 और 3 है, बड़ी वैल्यूज आ रही है। तो ये ग्राफ मैंने थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, पता है कैसे? कैसे बताइए? यहां पे जो ये वाली स्लोप है ना, और जो ये है, ये स्लोप बड़ी होनी चाहिए और ये छोटी होनी चाहिए, इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए। तो दैट रिप्रेजेंट ये हमारे पास θ1, ये θ2, सो θ2 शुड बी ग्रेटर देन θ1। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल बड़ा आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज, ये तो हो गया। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ भाई, कह रहा है इन ए मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस d इज अपार्ट बिटवीन देम। भाई 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे थे, ये रहा एक और एक ये रहा। दैट पॉइंट चार्जेस Q1, दैट पॉइंट चार्जेस Q2, बीच में डिस्टेंस d दिया हुआ है, दैट इज द केस 1। फोर्स की बात करो तो फोर्स हमारा K Q1 Q2 बाय d² आ रखा है। ठीक है, so what distance apart should be the kept in the same medium, so the force become 3F। ये कह रहा है सेम मीडियम ले लो, कितना दूर रख दें, डिस्टेंस कितना रख दें, r, डिस्टेंस कितना रख दें हम उसका, ये Q1 ये Q2 ये r कितना दूर रख दूं जिससे कि मेरी फोर्स 3 टाइम्स हो जाए। तो फोर्स कितने हो गए, 3F इज इक्वल्स टू K, Q1 है, Q2 है, और डिस्टेंस r² है। बच्चों f की वैल्यू तो पता है हमको, तो क्या कर दूं, 3K Q1 Q2 बाय d² इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय r²। ये हमारा यहां से कट गया। वी हैव टू कैलकुलेट द r, रेसिप्रोकल कर दो, r² इक्वल टू d² बाय 3, और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी d बाय √3 आ गई। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो d बाय √3 रख दोगे तो हमारी फोर्स ट्रिपल हो जाएगी। नेक्स्ट चीज कह रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट ये कह रहा है फोर्स F3 एंड एट व्हाट डिस्टेंस विल दीज चार्जेस केप्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इफ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस बार क्या हुआ, दोनों चार्जेस सेम है बच्चों, ये हमारा Q1 है, ये मेरे पास Q2 है, डिस्टेंस r, तो फोर्स तो आप निकाल लोगे, वन बाय 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ये चीज आ गई। लेकिन इन्होंने क्या करा, फोर्स सेम रखने के लिए इन्होंने डिस्टेंस तो सेम रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस विल दिस, ओके डिस्टेंस इस बार अभी भी सेम है, लेकिन बच्चों मीडियम अलग कर दिया। तो मीडियम अलग करने की वजह से मीडियम रखोगे और लगेगा 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा। ठीक है,
और Q1 Q2 बाय एट व्हाट डिस्टेंस, ये d स्क्वायर हो जाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट द d इन टर्म्स ऑफ r, बट मीडियम चेंज कर दिया गया है। तो हमको एक चीज पता थी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू k हुआ करता था, या फिर और उसे ER लिख सकते हैं। सो E इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा जा सकता है। डिवाइड में ना उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो वी कैन राइट F मीडियम इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया है इन्होंने बोला है दोनों की जो फोर्स है सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब जो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स है दोनों सेम है। आइए पुट कर देते हैं दोनों को बराबर। इस फोर्स से क्या पुट कर दूं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और यहां पर डिस्टेंस तो नहीं दिया था ना भाई इन्होंने, हाँ डिस्टेंस r दिया हुआ था, ठीक है हमने लिया है। और यहां पर बात करोगे तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k Q1 Q2 बाय d स्क्वायर आ गया था। ये तो पूरा कर दिया भाई, Q1 वाली चीज Q1 वाली चीज कट गई। क्या बच गया हमारे पास, 1 बाय r स्क्वायर बच गया बच्चों, 1 बाय k बच गया है, और d स्क्वायर बच गया। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, d, इसे इधर भेज दो भाई। तो ये बच गया k बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय d स्क्वायर। भाई रेसिप्रोकल कर दो तो d स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय k, अंडर रूट ले लो, d इज इक्वल्स टू r बाय अंडर रूट k आ गया। दिस आंसर। आप कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आप थोड़ा सा लिखा अच्छे से कराओ, बस काफी बार कम लिखने की वजह से शायद हमारा आंसर सही नहीं आ पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है भाई A और B। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं। काफी बार क्या होता है, कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम कभी भी दो चीजों को टच करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। लेकिन एक कंसेप्ट ये है कि भाई यदि दोनों चार्जेस जिस शेप में ट्रांसफर हो रहे हैं, शेप सेम है और साइज अलग अलग है, जैसे ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, ये छोटा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है। अब आप दोनों को कनेक्ट करो तो अब कितना चार्ज किस पर आएगा वो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते अभी, आगे फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी तो हमसे कहा गया टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, और यदि स्फीयर आपके आइडेंटिकल हैं उस केस में आप इजीली काम कर सकते हो। कैसे, दोनों को जैसे आप टच करोगे जो चार्ज होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मीन जो उसका होगा। फॉर एग्जांपल जैसे भाई मेरे पास ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है। आपने दोनों को टच कराया, जैसे ही दोनों को टच कराओगे और अलग अलग कर दोगे तो चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2 और Q1 प्लस Q2 बाय 2। इतना दोनों पे बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, जब ये आइडेंटिकल है तो, अदरवाइज ये वाले केस नहीं एप्लीकेबल है। चलिए बात करते हैं हम इसमें, आप क्या बोल रहा है ये यहां पे लिख लेना, कंसेप्ट करके डाल देना। इफ द शेप्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, साइज और शेप दोनों आइडेंटिकल है तो ये वाला केस होगा। कह रहा है दो मेटलिक आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं A और B, दोनों के ऊपर चार्ज Q है, दे आर रिपेल ईच अदर, दोनों का चार्ज मतलब सेम रहा होगा विद फोर्स F। थर्ड चार्ज ऑफ C of same size but uncharged successively made to touch the spheres A and B and remove away. What is the force of repulsion between A and B? Okay, चलिए ठीक है। तो हमने क्या करा, क्या कहा जा रहा है, एक हमारे पास A था जिसके ऊपर चार्ज हमें कितना दे रखा है बच्चों Q, एक हमारे पास B है जिसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है Q। दोनों को हमने टच किया तो दोनों के ऊपर चार्ज, अच्छा ये हमारे पास है, और एक C हम लेकर आए हैं विच इज अनचार्ज। तो कह क्या रहे हैं ये कह रहे हैं ए थर्ड मेटेलिक स्फीयर C ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज। तो सक्सेसिवली पहले इसको इससे टच करवाना है, फिर उसको इससे टच करवाना है। तो पहले वाले में क्या कर रहे हैं, A हमारा ये रहा जिसमें चार्ज Q है, ये हमारे पास C है विच इज अनचार्ज्ड। तो अनचार्ज का मतलब बच्चों होता है कि चार्ज 0 है। जैसे ही आप इसे अलग अलग करोगे A वाले को और C वाले को, इसके ऊपर चार्ज हाफ हो जाएगा, इसके ऊपर भी चार्ज हाफ हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसिवली क्या करना है, इस C वाले को उठा के B के पास ले जाइए। तो ये रहा B जिसके ऊपर चार्ज Q दिया हुआ है, एक हमारे पास है C जिसके ऊपर चार्ज Q बाय 2 दे रखा है। दोनों को टच किया, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, ये हमारा B आ गया और ये हमारा
C आ गया। वो कैसे आता है भाई, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो Q प्लस Q बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये हमारा आ गया। तो इसे इधर ले आओगे, 2Q प्लस Q डिवाइड बाय 4, 3Q बाय 4 आ गया। तो इस पे हमारा आ गया है 3Q बाय 4, इसे हमारे पास आ गया है 3Q बाय 4। तो दोनों चार्जेस के ऊपर 3Q बाय 4 और 3Q बाय 4 आ गया है। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिपल्शन फोर्स बिटवीन A एंड B। बच्चों A के ऊपर चार्ज कितना है, अब A के ऊपर चार्ज हमारे पास आ गया है Q बाय 2 और B के ऊपर हमारे पास चार्ज आ गया है 3Q बाय 4। इन दोनों के बीच में रिपल्शन जो हो रही होगी वो वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, पहले रिपल्शन कितनी हो रही थी, पहले रिपल्शन जब हो रही थी A और B के बीच में, तो भाई इसके ऊपर चार्ज Q और Q था, तो फोर्स हमारे पास था कि दोनों का चार्ज Q और अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। ये पहले वाली फोर्स थी, ठीक है, विच इज K Q² बाय r²। ये आगा केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 2 क्या रहा हमारे पास, केस नंबर 2 हमारे पास रह रहा है F इज टू K Q बाय 2 3Q बाय 4 अपॉन डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम आ गया, तो हमारे पास कितना आएगा F K Q इंटू Q Q² 3/8 अपॉन r²। ये हमारे पास आ गया, एंड ये हमारा पहले वाले का था। तो F रिजल्टेंट और ये पहले वाला, तो F रिजल्टेंट जो आया है 3/8 ऑफ F आ गया। मतलब हमारी फोर्स जो है वो कम हो गई है, पहले जो F काम किया करती थी, जब आपने ये वाला प्रोसीजर किया तो हमारी फोर्स कम हो गई है, ये वाली चीज। भाई सही तरीके से लिख लेना है इसे। सेम क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है 2011 कंपार्टमेंट के अंदर। इस वाले में इन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, बट आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ही हैं। तो A और B हमारे पास जो स्फीयर्स हैं वो आइडेंटिकल है, दोनों का चार्ज दे रखा है। थर्ड चार्ज को C वाले स्फीयर को आप लेकर आए हो, फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद A, फिर देन B, देन A and B are brought in contact, then find the net charge on A and B। सेम कंसेप्ट आपके पास काम कर रहा है और सेम टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है आपके पास। क्या कह रहा है भाई, A हमारे पास A था, A हमारे पास B था और ये हमारे पास C था विच इज अनचार्ज्ड, ठीक है भाई। A के ऊपर प्लस 4Q है, इसके ऊपर माइनस 10Q है। अब आपने क्या करा, थर्ड वाले को A से कांटेक्ट में ला रहे हो, ठीक है। तो थर्ड वाले को A को कांटेक्ट में ला रहे हो, किसके साथ, C के साथ। ये प्लस 4Q है और ये तो अनचार्ज है। अब जैसे ही अलग करोगे तो A के ऊपर भी कितना आ जाएगा, प्लस 2Q, और C के ऊपर भी कितना आ जाएगा, प्लस 2Q। क्यों, क्योंकि दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। दोनों पे आ गया। अब C वाले को कनेक्ट करना है B वाले के साथ, ठीक है। ये रहा हमारा B माइनस 10Q और C वाले के पास कितना है भाई, प्लस 2Q, ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो माइनस 10 प्लस 2/2 8/2 आ गया विच इज 4Q। सॉरी, दोनों को अलग अलग करोगे, B के ऊपर भी कितना आ जाएगा, प्लस 4Q, और C के ऊपर भी कितना आ जाएगा, प्लस 4Q। फिर उन्होंने कहा है कि नाउ देन A and B आर brought in contact and then separated। अब आप A और B को कांटेक्ट में लेकर आइए। तो अब A ये रहा और B ये रहा। A के ऊपर कितना है भाई, प्लस 4Q, और उसके ऊपर कितना था, B के ऊपर, A के ऊपर हमारे पास कितना था, अब आ गया था 2Q। A के ऊपर हमारे पास आ गया था 2Q प्लस 2Q और B के ऊपर हमारे पास आ गया 4Q। दोनों को अलग कर दोगे तो A के ऊपर भी 3Q आ जाएगा और B के ऊपर भी 3Q आ जाएगा। दोनों के ऊपर चार्ज हमारा सेम आ गया है। देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं उसको। 4Q और माइनस 10Q था भाई हमारे पास, ये यहाँ पर ये रहा।
इसको अनचार्ज के साथ जोड़ा, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, तो 4 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2q आ गया। उसमें आपके पास 10q था, ये हमारा 2q हो चुका है। इसको से टच करोगे तो -10 + 2 8 -8 सॉरी, तो -8 करोगे तो ये -4 आएगा, ये भी -4 आएगा, ये भी -4 आएगा, ये भी -4 आएगा। और तो ये हमारे पास b के ऊपर -4 आया है। जैसे इन दोनों को टच करोगे आप तो क्या करोगे, -4q + 2q डिवाइड बाय 2, तो -2q डिवाइड बाय 2 -q आ गया चार्ज। ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पास -q आ गया, -q दोनों के ऊपर चार्ज आ गया भाई, -q एरर हो गया था। नेक्स्ट, अब ये चीज हमें बताता है कि नेट फोर्स कैसे निकालें हम। जैसे कि इन्होंने क्या बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, एक +9e का और एक +e का, दोनों को एक a डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। वो कह रहा है उस लाइन पर बताइए q चार्ज में रखना चाहता हूं, तो बताइए जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। देखो भाई ऐसा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके ऊपर रखा हुआ है +9e, इस पर रखा हुआ है +e, ऐसे। थर्ड चार्ज जो हमारे पास Q है उसको यहां रख दिया गया है। ठीक है, इस डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस हमारा A है, ये हमारा हमने x मान लिया है, और ये मैंने a - x मान लिया है। तो फोर्स experienced by charge q due to +9e is equals to force experienced by charge q due to +e। भाई दोनों, भाई आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम में रहे ये वाला चार्ज, सिर्फ ये चार्ज इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वो चार्ज मूव नहीं करेगा। और वो पॉसिबल कब है कि जितनी फोर्स, भाई ये वाला इसमें फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये वाला फोर्स लगाएगा इसको इस तरफ, यदि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल चार्ज q इज इन इक्विलिब्रियम। तो भाई फोर्स निकालें, दैट इज F +9e into q अपॉन x² k + e into q अपॉन a - x का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, k से k कट गया, e से e कट गया, q से q कट गया, तो 9/x² इज इक्वल्स टू 1/a - x का होल स्क्वायर। भाई रेसिप्रोकल कर दें, a - x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इधर, तो 9 इधर आ गया, इसको इधर x² आ गया। अंडर रूट कर लीजिए भाई, अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये a - x आ जाएगा, इसकी वैल्यू +- x आ जाएगी। ठीक है, एक बार प्लस लेके कर लेते हैं, तो कितना आएगा 3x 3a - 3x इज इक्वल टू x, तो 3a इज इक्वल टू 4x, 3a/4 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई थी। यदि माइनस लेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस ले लोगे तो 3a - 3x - x, तो 3a इज इक्वल टू 2x, 3a/2 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू तो 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी, मतलब 1 से बड़ी मतलब ये आपने x माना था ना, तो ये x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी a से बड़ी आ रही है, मतलब यहां पर। और देखो देखो यहां पर यदि ये चार्ज नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो, दोनों चल जाएगा। यदि नेगेटिव हुआ तो ये वाले से इधर अटैक करेगा, ये वाले से इधर अटैक करेगा। यदि ये पोजीशन यहां मानना चाहते हो आप, तो उसके लिए वो वाला चार्ज नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव होगा तो
ये भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी इधर अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी इधर अट्रैक्ट करेगा। और यदि पॉजिटिव होगा तो ये भी इसे रिपेल करेगा और वो वाला भी उसे रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। तो ये वाला आंसर तो नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, बट इन्होंने बोल दिया है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। उस वाले पे केस में क्या था, एक जो सेंटर वाला चार्ज है दैट चार्ज मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और इस वाले में कह रहा है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। क्या कंसेप्ट है भाई, दो आइडेंटिकल चार्जेस है हमारे पास, कैपिटल क्यू, ठीक है, दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया है, थर्ड चार्ज है मेरे पास q, उस तरीके से रखा जाए उस लाइन ऑफ जॉइनिंग वाले में कि द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये भी रेस्ट पर रहे, ये भी रहे और ये भी रहे। ये क्या मतलब है भाई, क्या इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है क्वेश्चन में? आइए पहले चेक करते हैं। इसको हम मान लेते हैं हम x, और ये पूरा डिस्टेंस a माना हुआ है हमने, r डिस्टेंस क्या रखा है, तो ये r माइनस x मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। इस पॉइंट को हम रखते हैं a, इसको हम रखते हैं b, इसको हम रखते हैं c, ठीक है। चलिए पहली चीज, ये तीन चीजें पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन। तो ये इस चार्ज का नेचर क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, पोजीशन क्या हो और कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए। देखो पहली चीज ना हम थोड़ा सोच के देखते हैं। मैं यदि से पॉजिटिव, देखो ये दोनों तो पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं है, टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं, आइडेंटिकल होंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव ले लो या दोनों नेगेटिव ले लो। चलो पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट सपोज ये दोनों पॉजिटिव है, लेट सपोज दोनों पॉजिटिव है। अब ये वाला यदि मैं पॉजिटिव लूं, ठीक है, यदि सिर्फ ये इक्विलिब्रियम में रहे तो ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा इस तरफ, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ये तो चाह रहे हैं ना इक्विलिब्रियम का मतलब ये, ठीक है। सपोज मैं मान लिया ये पॉजिटिव है, ठीक है, चलो ये तो रेस्ट पे रहेगा, इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। इसको भाई ये पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल इस तरफ, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल उस तरफ। तो इस वाले चार्ज को दो चार्ज पार्टिकल रिपेल कर रहे होंगे। तो जब इस वाले चार्ज पार्टिकल को दो चार्ज पार्टिकल रिपेल कर रहे हैं तो क्या वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रह पाएगा, नहीं, ये मोशन में आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले के ऊपर ये इधर रिपेल कर रहा होगा, ये वाला इधर, मतलब कि यदि बीच वाला चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया तो ये दोनों चार्जेस रेस्ट पर नहीं रहेंगे। मैं आपको एक वैसे बताता हूं, सपोज मैंने ये चार्ज रख रखा था, हाथ से पकड़ा हुआ है, आप आए बीच में क्यू चार्ज रखा और छोड़ दिया। अब जैसे ही आपने छोड़ा तो ये दोनों चार्ज इधर भाग जाएंगे, तो रेस्ट पर कैसे रहे, तो ये वाला तो रेस्ट पर है लेकिन ये दोनों रेस्ट पर नहीं रहेंगे। ये पॉसिबल कब है भाई, सर जब ये दोनों पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। तो ये कैसे, ये भाई ऐसे कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे। तो यदि मैं चाहूं कि रेस्ट पर रहे तो इसे कोई अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। ये तो रिपेल कर रहा है इस तरफ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो ये तो भाग जाएगा ना, ये तो इस तरफ भाग जाएगा। और यदि मैं चाहूं तो ये रुका रहे तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इस तरफ होनी चाहिए। बात समझ में आई? यदि फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि तीनों चार्जेस क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। चलिए पहले तो बीच वाले को लाते हैं इक्विलिब्रियम में। फोर्स ऑन बी ए, तो क्या रखें, के, इसका चार्ज क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, वहां पर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई इसे काट दो आप, इसको ऊपर ले जाइए, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे तो ये आर माइनस एक्स बच जाएगा, ये एक्स बच जाएगा, आर इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकालोगे विच इज r/2, तो x की वैल्यू r/2 आ जाएगी, ये वाली r/2 आ गई और ये वाली r/2 आ गई।
इस तरीके से बच्चों आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं निकालता हूं फोर्स ऑन AC। तो फोर्स A और C के बीच में, तो K कैपिटल Q अपॉन, बच्चों A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर। K A और B के बीच में, A का चार्ज ये रहा, Q का चार्ज ये रहा, इन दोनों के बीच का चार्ज हमारा आएगा R/2 का होल स्क्वायर। तो भाई KQ दोनों कट गए। आइए इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, Q बचा है, R स्क्वायर बचा है, Q बचा है, R स्क्वायर इंटू 4 बचा है, तो R स्क्वायर कट गया। ठीक है, ओ माई गॉड व्हाट इज दिस, ये KQ दोनों बच गए। इसमें से एक चीज और बच जाएगी, क्या, A B, ये दोनों QQ थे, ओके KQ कट गया ना, ये कट चुका है। ठीक है, एक Q बचा है, ये Q कट चुका है भाई, ये बचा है सिर्फ। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q आ जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, स्मॉल q हमारे पास आ जाएगा Q/4, और ये Q का नेचर क्या होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए। यदि ये प्लस रहा तो तीनों कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे।